वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। तो चलिए जी, आपकी जीत कैसे होने वाली है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा प्लेटफॉर्म का नाम है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पे जाना है। कहाँ पे? प्ले स्टोर पे आपको जाना है। वहां से आपको क्या करना है, हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट, ठीक है। तो वहां से इसको जाके आपको डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसको लॉगिन करेंगे। चलिए आगे, मैं परवेज खान और आपको आज पढ़ाने आया हूँ विराम चिन्ह का पार्ट 2। चलिए जानते हैं आगे आपके लिए एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के द्वारा क्या क्या पिक्चर्स आपको दी गई हैं। चलिए जान लेते हैं आगे। तो जीत हमारे साथ, तो आपकी जीत होगी अवश्य जब आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए आगे आगे पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया जा रहा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आपकी जीत हमारे साथ, तो आपकी जीत अवश्य होगी, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे आपको कैसे? तो प्ले स्टोर पे जाना है आपको। कहाँ पे जाना है? प्ले स्टोर। वहां से एप्लीकेशन में नाम लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। एग्जाम जॉब एक्सपर्ट वहां पे लिखना है और वहां पे जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड के बाद, और लॉगिन कर लेना है अपने नंबर के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, देखिए जान लेते हैं। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। एनी एग्जाम प्रिपरेशन, आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। यहाँ पर है फ्री डिजिटल लाइब्रेरी, 1000 से ज्यादा नोट्स बुक ऑनलाइन पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे ये अवेलेबल हैं। और साथ ही आपको जॉब्स एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट, देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या कौन सी वैकेंसी आने वाली है, एग्जाम कब होगा, तो इसकी डेली अपडेट यहाँ पे दी जाएगी। चलिए आगे जान लेते हैं यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे आपके लिए क्या क्या दिए गए हैं। साथ ही जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 50,000 से ज्यादा, देखिए फ्री कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले जानेंगे आपको क्या करना है। जीत की तरफ पहला कदम, देखिए अगर आपको जीतना है तो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। और पहला एक कदम उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसके साथ जुड़ना पड़ेगा, पहले कदम उठाना है और आपको फिर जीतना है। तो आपको जब पहला कदम उठाएंगे तो आप क्या आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है। वहां पे हमारा एप्लीकेशन है, वहां से आपको डाउनलोड करना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के नाम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए फ्री कोर्स अवेलेबल है। 50,000 से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा घंटे यहाँ पे वीडियो कंटेंट है। तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस ऑन ऑल योर सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की क्लासेस है अवेलेबल हैं, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। माई कंटेंट, देखिए आपको यहाँ पे माई कंटेंट में क्या क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज, इंडिया जीके, जनरल एप्टीट्यूड, बिजनेस स्टडी और करंट अफेयर्स यहाँ पर है। डाउट सेशन यहाँ पे चलता है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे आप अपना डाउट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर करके भेज दिया जाएगा विद सॉल्यूशन के। एवरी डाउट वी मेक योर कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट के साथ आपका यहाँ पे जो भी डाउट है उसको सोल्व किया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक आपका है और स्टार्ट हो चुका है बच्चों। यहाँ पे आज का टॉपिक है विराम चिन्ह, और विराम चिन्ह का पार्ट 2 यहाँ पर है, ठीक है। चलिए जान लेते हैं विराम क्या होता है। विराम होता है ठहरना। विराम चिन्ह ऐसे होते हैं जिस अगर इनका हम प्रयोग ना करें तो अर्थ का जो अर्थ होता है शब्द का, उसका अर्थ नहीं बनता, अनर्थ हो जाता है, इसलिए इनका प्रयोग करना जरूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आया है पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण विराम को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है खड़ी पाई। कैसी? खड़ी पाई। और एकमात्र एक यही ऐसा चिन्ह है जो केवल हिंदी का है, हिंदी भाषा में ही इसका जन्म हुआ है और केवल ये हिंदी का है। बाकी जो अन्य चिन्ह है वो किसी ना किसी भाषा से लिए गए हैं और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। पूर्ण विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। देखिए
रुकना या ठहरना, जहां पर ये लग जाएगा तो वहां वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, उससे आगे उसको नहीं बढ़ा सकते। अगर उसको आगे बढ़ाना है तो नया आपको वाक्य शुरू करना होगा। चलिए जानेंगे, पूर्ण विराम को हिंदी में खड़ी पाई भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है, पूर्ण विराम को ही खड़ी पाई भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे जानेंगे। भाषा, देखिए साधारण भाषा में कहें तो वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्या क्या पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने कोई भी एक वाक्य लिखा है, जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, मोहन स्कूल जाता है, यह वाक्य कंप्लीट हो चुका है। और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो बाद में यहाँ पे खड़ी पाई या पूर्ण विराम का चिन्ह लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि वह यह वाक्य यहाँ तक है और यहाँ इसकी समाप्ति हो चुकी है। क्लियर है? चलिए आगे जानिए। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, जब कोई वाक्य है उसको हम बोल रहे हैं, उसमें क्या हो जाए, उसकी अंतिम गति जो है, उसके चलने की जो गति है वो रुक जाए। कैसी? अंतिम रूप ले ले या विचार के तार टूट जाए। तो टूटने के बाद क्या होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। इसे कहा जाता है पूर्ण विराम। क्लियर है? याद रखेंगे, और ये सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक एवं, देखिए एक नोट पॉइंट आपके लिए, तो याद रखेंगे कहां कहां इसका प्रयोग नहीं होता, इसका पूर्ण विराम का। देखिए प्रश्नवाचक एवं विस्मय आदि सूचक वाक्यों के अलावा अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे कहा है, एक तो प्रश्नवाचक, कैसा? क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, एक तो इस तरह से होगा, तो यहाँ पे जहां पे भी होगा तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और जहां पर आता है विस्मय आदि सूचक, देखिए ये कैसे होते हैं, जैसे हमने लिख दिया शब्द अरे, तो ये इसके बाद क्या आता है, विस्मय आदि का चिन्ह आता है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? तो ये सिर्फ और सिर्फ दो चिन्ह ऐसे हैं जहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता, बाकी सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए राम अयोध्या के राजा थे, तो यहाँ पे राम अयोध्या के राजा थे और यहाँ पे वाक्य पूर्ण हो चुका, उसके बाद क्या लगा दिया, पूर्ण विराम या खड़े पाए का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। यहाँ पे है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जब हुक की तरह होता है, कैसा दिखता है, हुक की तरह दिखता है, आपको याद रखना है। ठीक है? इसमें क्या होता है, जब हम किसी को प्रश्न करते हैं या पूछते हैं तो उसके अंत में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहां प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध होता है। देखिए क्या कहा, जहां पे हम या तो प्रश्न को पूछेंगे या करेंगे तो उसके अंतिम, जब वाक्य अंतिम हो जाता है वाक्य का, तो वहां पे क्या करते हैं, हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे उदाहरण यहाँ पे देखिए, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? तो यहाँ पे एक प्रश्न क्या है और पूछा है, क्या आप प्रयागराज में रहते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न आ चुका है और यहाँ पे बाद में लगा देंगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर है? जैसे नंबर 2 है नोटबंदी किसके शासन काल में हुई? देखिए यहाँ पे पूछा गया है नोटबंदी किसके शासन काल में हुई, तो यहाँ पे क्या आ चुका है, पूछा गया है, यहाँ पे सवाल है कि किसके शासन काल में हुई है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जिसमें प्रश्न पूछा जाए या किया जाए तो उसमें क्वेश्चन मार्क जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है अंतिम में। तो इसका चिन्ह का क्या है,
प्रतीक चिन्ह आप देख रहे हैं हुक की तरह होता है। तो यहां तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं, आगे पॉइंट देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक यहाँ पे देखेंगे, यह इसका अन्य नाम भी है आश्चर्य। विस्मय आदि बोधक या आश्चर्य बोधक, इसे अगर कहा जाए तो अंग्रेजी में इसका विपरीत हो जाता है। अंग्रेजी में आई देखिए आपने, ठीक है। अंग्रेजी में आई होता है छोटी आई, जिसको बोलते हैं स्मॉल लेटर, के ऊपर एक बिंदी होती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, विपरीत होता है इसका। ये सीधा लंबवत है तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से होगा और यहाँ पे बाद में बिंदी बन जाएगी। तो ये यहाँ पे हो जाता है विस्म आदि का चिन्ह। कैसा हो जाएगा, विस्म आदि का चिन्ह हो जाता है। तो याद रखेंगे। वैसे आश्चर्य भी कहा जाता है, अद्भुत, आश्चर्य। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मनोविकार। ठीक है, मन का विकार सूचक शब्दों। जब मन में विकार होता है, यानी कि शब्दों का मन में विकार होता है, सूचक शब्द आते हैं। जैसे हर्ष, यानी कि हम खुश हो रहे हैं। विषाद, दुखी हो रहे हैं। विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपको याद रखना है, जहां पर भी इस तरह के कैसे सूचक शब्द आए, ये जो सूचक शब्द होते हैं, दुख का, खुशी का, घृणा का, गिलानी का, करुणा का, ठीक है, भय का, तो जहां पर भी ये आ जाते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द आ जाते हैं, तो वहां तुरंत उनके बाद में विस्मय आदि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह बहुत कठिन समय चल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, ओह बहुत कठिन समय चल रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे क्या है, विस्मय आदि सूचक शब्द है और उसके तुरंत बाद विस्मय आदि का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पे लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाक्य ये जो है शुरुआत तो ये कर रहा है और इसी के बाद यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। आगे ध्यान दीजिए, हे राम अब मेरा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विस्मय आदि का चिन्ह आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया हे राम अब मेरा क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विस्मय आदि चिन्ह कैसा बनता है, तो आपको इस तरह से बताना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या था, विपरीत आई होता है। तो सभी को समझ में आ चुका है। चलिए चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर। यहाँ पे पूछा गया है निर्देशक। देखिए इंपॉर्टेंट है निर्देशक, ये कैसा होता है। देखिए इतनी लंबी लाइन होती है, यहाँ पे थोड़ा छोटा लिखा है, इतनी लंबी लाइन होती है, या कहा जाए योजक से लंबी। कैसी, योजक से थोड़ी लंबी होती है, ये आपको याद रखना है। कैसी होती है, योजक से लंबी होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तरह से लंबी लाइन हो जाएगी ये। देखिए निर्देशक, इसको कहा जाता है निर्देशक चिन्ह, और इसके अन्य नाम भी है निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। तो याद रखेंगे कैसा होता है, थोड़ा लंबा होता है, इस तरह से, इतना लंबा। ठीक है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किस रूप में करते हैं, निर्देश देने के लिए। हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, जिसमें कोई उक्ति हो क्या, किसी कोई पंक्ति होती है, या किसी के कहे गए कुछ शब्द होते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, देखिए निर्देश किसने दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, चलिए इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे दो आ रहे हैं, इसको कट कर देंगे। क्लियर है, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए निर्देश किसने दिए थे, खून किसने मांगा था, खून के बदले आजादी देने का वादा किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए यहाँ पे इसे कहा गया है निर्देशक चिन्ह। निर्देश देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। याद रखेंगे जब किसी के द्वारा कोई उक्ति को कहा जाए। आगे देखिए यहाँ पे है कोष्टक, और ये तीन प्रकार के हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटा जिसको बोलते हैं, बड़ा बोलते हैं, इसको मझला बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं छोटा,
क्या बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, इसको बड़ा बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं मझला। मझला यानी कि बीच वाला। देखिए, वाक्यों के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते, तो उसका दूसरा नाम लिख देते हैं या अर्थ लिख देते हैं उसका, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, अर्थ लिख देते हैं कि इसका मतलब ये है। उसी प्रकार से जैसे जानेंगे यहाँ पे, जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, लता मंगेशकर को भारत कोकिला कहा जाता है, लेकिन कोकिला माने क्या होता है, तो प्यारे बच्चों याद रखें, कोकिला का मतलब होता है कोयल। क्या होता है, कोयल। लेकिन यहाँ पे उनकी कोयल क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, तो ध्यान रखेंगे, कोयल जो गाती है कैसा, मधुर गाती है, मीठा गाती है, इसलिए यहाँ पे गाने वाली कैसी बताइए, लता मंगेशकर को मीठा गाने वाली। तो इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया हमने कोकिला का, तो क्या बनेगा, मीठा गाने वाली यहाँ पे आ जाएगा, ना कि यहाँ पे कोयल बनेगा। ये आपको याद रखना, कोयल नहीं कहा है, यहाँ पे कहा है मीठा गाने वाली, इस कोकिला का अर्थ यहाँ पे इस रूप में बन जाएगा। तो समझ में आ चुका है, चलिए आगे ध्यान देंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु छे व्याकरण कर्ता। देखिए व्याकरण कर्ता जो व्याकरण को अच्छे से जानता हो, ठीक है, उसे कहा जाता है व्याकरण करता। लेकिन यहाँ पे क्या व्याकरण आ रहा है, के ज्ञाता थे, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे इसको अच्छे से करने के लिए, ताकि आपको पता चल जाए ये क्या है, तो जिन्होंने व्याकरण, क्या है, व्याकरण के ज्ञाता थे। क्लियर है, तो ये आप क्या करते हैं, यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप आया है यहाँ पे उपविराम। उपविराम और इसका अन्य नाम भी है, इसे कहा जाता है विसर्ग। क्या कहा जाता है, विसर्ग इसको कहा जाता है, विसर्ग चिन्ह इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान राम के अनेक नाम हैं, ठीक है, तो इसको अलग अलग दिखाने के लिए क्या होता है, रघुपति, राघव, रघु, रघुनंदन। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग नाम बताने के लिए उपविराम का प्रयोग कर लेते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे विज्ञान। देखिए विज्ञान है, लेकिन विज्ञान है क्या, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या वरदान है या अभिशाप है, विज्ञान क्या, या तो वरदान है या अभिशाप है, या तो अच्छा है या नुकसानदायक है, तो यहाँ पे बन जाएगा। जैसे माँ, यहाँ पे उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ममता की प्रतिमूर्ति है। तो याद रखेंगे, इसका सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये जो एग्जाम में पूछा जाता है उपविराम के रूप में पूछा जाता है कि इस चिन्ह का नाम क्या है या उपविराम कैसे बनता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया हंसपद। देखिए जानेंगे हंसपद क्या होता है, ठीक है। हंसपद होता है त्रुटि पद, जब हमसे कोई गलती हो जाती है या वाक्य में हमसे कुछ छूट जाता है और उस वाक्य का अर्थ नहीं बनता, तो उसमें क्या करते हैं, छूटे हुए शब्द की जगह यहाँ पे हम इस तरह का निशान लगा देते हैं, इसे कहा जाता है त्रुटि बोधक, ठीक है। उसके बाद इसको लगाने के बाद इसके ऊपर हम लिख देते हैं कि यहाँ पे जो आना था ये शब्द था, लेकिन गलती से छूट गया, ठीक है। तो वहां पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग किया जाता है? हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे। इसके अन्य नाम भी हैं, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे। इससे त्रुटि विराम, देखिए त्रुटि यानी कि गलती विराम, यह त्रुटि बोधक, गलती का बोध कराने वाला है, या विस्मरण चिन्ह आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके नाम हो चुके हैं त्रुटि विराम, ठीक है, त्रुटि बोधक या विस्मरण चिन्ह। और पहचान आपको मैंने बता दी है, पहचान ये है, ठीक है। जैसे हम कुछ उदाहरण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं कल जाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या रिक्त स्थान है और हमने यहाँ पे त्रुटि का चिन्ह लगाया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई शब्द छूटा है। कहाँ जाना है? तो आपको अगर दिल्ली जाना है, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ पे आप दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप यहाँ पे स्कूल लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज लिख देंगे तो भी यहाँ पे सही बनेगा। तो मैं कल प्रयागराज जाऊंगा, तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको बनाना है और उसके ऊपर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे। अभी हिमांशु के घर, यहाँ पे देखिए रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान यहाँ पे इसलिए रखा गया क्योंकि हमने यहाँ पे त्रुटि का चिन्ह लगाया है, तो हम भूल चुके हैं कोई शब्द, उसको हमें लिखना है। मैं गया, देखिए अभी हिमांशु के घर में गया, ठीक है। लेकिन किस में गया? घर में गया, किस लिए? तो यहाँ पे क्या है? शादी में गया, तो ये क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा शादी में गया, ठीक है। अभी हिमांशु के घर शादी में गया, तो यहाँ पे हम शादी भूल चुके थे, तो याद रखेंगे, तो यहाँ पे हमने शादी लिख दी। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने आ चुका है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पे? विवरण चिन्ह है। देखिए विवरण यानी कि किसी का ब्यौरा देना, किसी के बारे में संपूर्ण जानकारी देना, ठीक है। और उसके बाद ये चिन्ह आ जाएगा, तो उसके बारे में, उसके कितने प्रकार हैं, वो क्या क्या है उसके अंदर, वो सारी चीजें बतानी होती है। जैसे यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, देखिए जानकारी देना होता है, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। तो याद रखेंगे, सूचना देने के लिए या निर्देश देने के लिए या जानकारी देने के लिए कि इसके अंदर और भी चीजें हैं। जैसे वचन के दो भेद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा है वचन के दो भेद है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे याद रखेंगे, एक वचन है, ठीक है, एक वचन। और नंबर दो की बात करेंगे तब बहुवचन हो जाएगा। और उसके बाद भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा हो जाएंगी, उसके उदाहरण हो जाएंगे। इससे आपको पहचान हो जाएगी कि इसके बारे में इनने सूचना दी है कि इसके अंदर भी और चीजें भी हैं और जानकारी भी है। आगे देखेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताना होता है। जैसे हमने केवल मान लिया यहाँ पे नंबर 1 की बात करें, पुरुषवाचक, क्या यहाँ पे पुरुषवाचक की बात करते हैं तो याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे बात पुरुषवाचक, चलिए रख कर देते इसको। तो पुरुषवाचक यहाँ पे होता है पुरुषवाचक, ठीक है। और बताएंगे तो इसके अंतर्गत हमें क्या जानकारी मिलेगी कि इसके अंदर और भी चीजें हैं, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है पुरुषवाचक, ठीक है। और यहाँ पे अन्य भी है, अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, ठीक है। या कहा जाए निश्चयवाचक, क्या? निश्चयवाचक यहाँ पे बनेगा। उसके बाद यहाँ पे हम प्रश्नवाचक बनेगा, प्रश्नवाचक, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, याद रखना है, प्रश्न। उसके बाद बनेगा संबंध, क्या बनेगा? संबंधवाचक, संबंधवाचक बन जाएगा यहाँ पे। और फिर बन जाएगा निजवाचक, निजवाचक। और फिर बनेगा यहाँ पे प्रश्नवाचक। देखिए अच्छा, प्रश्नवाचक हो चुका है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 6 ही होते हैं, तो यहाँ पे 6 के 6 नाम लिखते हैं। इस तरह से होता है विवरण चिन्ह का प्रयोग, ताकि उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है। सभी को समझ में आ चुका है? चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके सामने है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है लाघव चिन्ह। देखिए लाघव क्या होता है? लाघव यानी कि बड़े शब्दों को छोटा कर देना,
कैसा छोटा कर देना, और हमें उन्हें शॉर्ट में लिखना आ जाता है कि हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं। कैसा संक्षेप रूप जिसको कहा जाता है, तो इसका ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है जी। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। कैसा संक्षेप यानी कि छोटा नाम, छोटा कर देने वाला नाम। किसी भी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में छोटा करके, कैसा छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो कि शून्य यानी कि जीरो के आकार का होता है। कैसा होता है? शून्य के आकार का होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। कैसा लाघव चिन्ह कहलाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। और इसकी पहचान मैंने आपको बता दी है कैसी है। तो यहाँ पे पहचान चिन्ह आप देख रही हैं, ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डॉक्टर। ठीक है, अब इसको हम छोटा कैसे लिखेंगे, तो इसको डॉ लिखने के बाद क्या करते हैं हम, जो हमारा लाघव चिन्ह है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो लिखा जाने वाला शब्द है वो डॉक्टर है। ठीक है, इससे पहचान हो जाएगी। आगे ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है विश्वविद्यालय, तो हम विश्व को कैसे लिखेंगे, विश्व को शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह से करके, तो वी लिखेंगे और यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, और वी के बाद भी हम क्या करेंगे, लाघव चिन्ह लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया है, और इसका अर्थ क्या बनेगा, अगर हम इसको पढ़ें तो बनेगा विश्वविद्यालय, और यहाँ पे इसको लिख लिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम किसी को भी लिखते हैं, जैसे हमने दिल्ली लिखा है, क्या लिखा है, दिल्ली लिखा है, तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे अंग्रेजी में, कैसा अंग्रेजी में लिखते तो हमने इसको डीएल बना दिया, और यहाँ पे हम एक बिंदी रख देंगे। देखिए अंग्रेजी में इसको कैसे प्रयोग करते हैं, तो अंग्रेजी में इसको एक कैसे करते हैं, एक बिंदी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो बिंदी के रूप में याद रखेंगे। अंग्रेजी में तो ओ की तरह दिखता है, लेकिन तो हिंदी में तो ओ की तरह दिखता है, लेकिन अंग्रेजी में दशमलव की तरह ये दिखता है। इसका भी अर्थ क्या होता है, लाघव होता है, शॉर्ट में कर देता है इसको। ठीक है, समझ में आ चुका है। जैसे हमने रिटायर्ड लिखा है, RTD बना देंगे, RTD, तो इसका बन जाएगा ये रिटायर्ड है। ठीक है, तो इसका अर्थ बन जाएगा। उसी प्रकार से हम किसी का भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा प्रोफेसर। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोफेसर लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इसमें प्रयोग क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, इसको शॉर्ट यहाँ पे लिख देंगे इसको, तो फिर भी हमें पता चल जाएगा यहाँ पे प्रोफेसर कहा गया है, प्रोफेसर। ठीक है, यह प्रोग्राम कहा जाए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए, उद्धरण चिन्ह यहाँ पर है। कैसा है, उद्धरण चिन्ह है, और ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए अगर हम इनकी पहचान कैसे करें, हमारे कैसे याद रह पाए, तो कोई एक ऐसा शब्द हो, कोई एक ऐसा शब्द हो जो यहाँ पे हाईलाइट हो, या किसी का सर नेम हो, या उसके बारे में कुछ नाम दे दिया गया हो, या उपाधि दे दी गई हो, तो वहां पर इस सिंगल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई उक्ति हो या किसी के द्वारा कोई संदेश दिया गया हो, तो वहां पर इसको क्या करेंगे, हम दोहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए जान लेते हैं आगे। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, किसी का उक्ति हो, किसी का कोई संदेश हो, या किसी ने कुछ कहा हो, तो वहां पे क्या होता है, अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए जान लेते हैं, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए याद रखेंगे, क्योंकि इन दोनों का ही इनको किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, अवतरण चिन्ह से भी, उद्धरण चिन्ह से या अवतरण चिन्ह से। तो यहाँ तक समझ में आया। देखिए, और ये दो प्रकार के होते हैं, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले ये कैसे होता है, एक तो होता है इकहरा, और एक होता है दोहरा। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे इकहरा दिया गया है, चलिए जान लेते हैं इकहरे के बारे में। इकहरा उद्धरण चिन्ह किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, ठीक है, क्या होता है, किसी कोई अक्षर हो या कोई शब्द हो, उस पर हम विशेष बल देंगे, देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर
ना, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, रेणु। तो यहाँ पे क्या होता है, रेणु इनको कहा जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम चिन्ह को प्रयोग कर लेते हैं। इनकी किताब का नाम है, कोई भी बता देंगे, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें क्या कहा, रेणु भी कहा जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु, याद रखेंगे। और इनकी एक रचना है, यहाँ पे है लाल पान की बेगम, क्या है, लाल, तो ये पे लाल लिखा है, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे जान लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे गहरे चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे जैसे सौरभ चौबे, क्या, सौरभ चौब प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कैसे हैं, चौबे होगा, यहाँ पे चौब लिखा है, ठीक है। तो क्या है, प्रसिद्ध जो है इतिहासकार है, तो यहाँ पे इनके साथ जुड़ा तो कह रहा हो जाएगा। जैसे दुहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें कैसा, दोहरे का। चलिए, जैसे अभी हमने आपको बताया था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। देखिए यहाँ पे अलग अलग रूप दिया जाता है इसको, जैसे यहाँ पे निर्देश दे रहे, तो वहां पे निर्देश भी आ जाएगा, बिल्कुल देने की बात है। उसके बाद यहाँ पे अल्पविराम भी लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा है, किसके लिए, कुछ समय के लिए यहाँ पे रुके हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया है, कथन है, एक उक्ति है। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और एक और बात आपको याद रखना है, हमेशा पूर्ण विराम के बाद इसको लगाना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको कहा जाए डबल सिक्स, जैसा दिखता है, सिक्स की तरह दिखता है, और यहाँ पे लास्ट में डबल नाइन की तरह दिखता है, और यहाँ पे पूर्ण विराम के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, इसको लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो सभी को समझ में आ चुका होगा यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, योजक। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है योजक। देखिए योजक का नाम दूसरा है संबंध, क्या है, संबंध भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, संबंध भी इसको कहा जाता है, योजक चिन्ह, इसका नाम क्या, संबंध है। इसमें क्या होता है, इसमें चीजें विपरीत होती हैं, क्या होती है, विपरीत होती है एक दूसरे के, और इसका प्रयोग अल्प विराम के बाद सबसे ज्यादा इसको किया जाता है। देखिए सबसे ज्यादा तो पूर्ण विराम का किया जाता है, किसका, सबसे ज्यादा किया जाता है पूर्ण विराम का, ठीक है, सबसे ज्यादा पूर्ण विराम का किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है अल्प विराम, अल्प विराम यानी कि कोमे का किया जाता है, और उसके बाद आता है यहाँ पे योजक। इनका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए जान लेते हैं, हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अल्प के बाद, अल्प के बाद यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा, उसके से कम, और उससे यहाँ पे कम रहेगा, ये आपको याद रखना है। देखिए इसको क्या क्या नामों से जान सकते हैं। देखिए योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, योजक चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। देखिए यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं जो आपको पहचान करने आ जाएंगे आसानी से, कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसे दो विपरीत अर्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, विपरीत यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, जैसे रात का दिन, दिन का रात, यहाँ पे विपरीत हो जाएंगे एक दूसरे के। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण है, जैसे रात दिन, तो रात दिन, तो रात अलग है, दिन अलग है, लेकिन है एक दूसरे के विपरीत। अमीर गरीब, यानी कि अमीर है, उसके पास धन दौलत बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे गरीब, उसके पास खाने के लायक पैसे नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लाभ हानि, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, और यहाँ पे अगर नुकसान हो गया तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो यानी कि फायदे के साथ नुकसान है, लाभ के साथ हानि है। शुभ अशुभ, देखिए यहाँ पे क्या शुभ होता है, और यहाँ पे अशुभ हो जाएगा। पाप पुण्य, लघु गुरु, यानी कि छोटे बड़े हो जाएंगे, जड़ चेतन। तो यहाँ पर सभी को समझ में आ चुका है। तो ये ऐसे शब्द आएंगे जो विपरीतार्थक होते हैं, और उनके मध्य हमेशा योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने है, तो यहाँ पे सब बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में योजक चिन्ह। ठीक है, पुनरुक्ति का मतलब है कि वे शब्द ऐसे हो उनका अर्थ तो एक हो, लगातार आ रहे हैं। ठीक है, जैसे का प्रयोग किया जाता है, पुनरुक्ति यानी कि उन्हें दोबारा, उन्हीं का अर्थ यहाँ पे दोनों शब्द लगातार आ रहे हैं, यानी कि दो बार आ रहे हों और समान अर्थ वाले हों। समानार्थी, देखिए समानार्थी से कपड़ा लत्ता, तो यहाँ पे क्या है, कपड़ा लत्ता बनना एक ही बात है, धन हो या दौलत हो तो बिल्कुल एक ही बात है। यहाँ पे जीव जंतु, रुपया, पैसा, तो इन सभी में क्या लग रहा है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। मान मर्यादा, हॉट बाजार, साग पात, कूड़ा कचरा आदि। तो जहां पे पुनरुक्ति हो जाएगी और एक जैसे शब्द बन रहे हो, तो वहां पे जैसे हमने कोई भी दिन, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया दिन दिन, विपरीत भी ना हो। कैसे, अगर हमने यहाँ पे दिन दिन लिखा है तो उसके बीच हमें क्या करना है, योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे जान लेंगे। और नंबर 3 यहाँ पे, जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो। देखिए अभी मैंने यहाँ पे ये इसका उदाहरण बताया था, वो आगे नियम है। ठीक है, ये बिल्कुल इसी का नियम है, देख लेते हैं यहाँ पे। जब संज्ञा की द्विरुक्ति हो, अर्थात एक ही संज्ञा शब्द दो बार आया हो, तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या, दो बार आया हो और एक जैसे हो, जैसे एक जैसे हो। यहाँ पे समान अर्थ वाले होते हैं, जैसे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक जैसे दिखने वाले हो। ठीक है, जैसे घर घर, गांव गांव, रोम रोम, राम राम, कण कण, बूंद बूंद आदि, इन्हें कहा जाता है द्विरुक्ति, यानी कि दो बार ही रिपीट होना, दो बार ही में क्या वही शब्द दो बार आ जाए, उसे कहा जाता है द्विरुक्ति। तो समझ में आ चुका है सभी के। तो यहाँ पे जहां पर भी आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे तो वहां उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कहा, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए सार्थक एक ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपना अर्थ होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, हमने भी लिखा पैसा, तो पैसे का अर्थ है। अगर हमने यहाँ पे निरर्थक में लिखा वैसा, तो क्या बनेगा, निरर्थक बनेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे हमने कहा पैसा वैसा, तो पैसे का तो अर्थ होता है लेकिन वैसा का नहीं होता, तो उनके मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पानी वानी, देखिए पानी को तो हम जानते हैं, वानी को नहीं जानते, तो यहाँ पे इन्हें कहा जाता है निरर्थक शब्द और इनके मध्य क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे रोटी वोटी, देखिए क्या लिखा है, रोटी वोटी, याद रखेंगे, डंडा वंडा, अनाप शनाप आदि। तो यहाँ पे ऐसे शब्द होते हैं, उन्हें कहा जाता है सार्थक या निरर्थक शब्द। ठीक है, तो ये सार्थक हो जाएगा और इसे कहा जाता है निरर्थक, याद रखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, कैसी होंगी, संयुक्त क्रिया होंगी और उनके मध्य भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मारना पीटना, बिल्कुल सही है, मारना पीटना। ठीक है, पढ़ना लिखना, खाना पीना, दौड़ना घूमना। देखिए यहाँ धूपना नहीं है, घूमना है यहाँ पे, शिकायत घूमना। ठीक है, नहाना धोना। तो ये सभी शब्द कैसे हो जाएंगे, संयुक्त क्रिया होते हैं और सभी के शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। तो आपका अगला पॉइंट क्या है, तो अगर यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो सभी, अगर आप देखिए सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, अगर आपका कोई डाउट है तो आपका डाउट सोल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए, और आप आज के लिए यहाँ पे लेसन को पूरा करते हैं। जय हिंद। आगे जान लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बातें। देखिए एग्जाम जॉब एक्सपर्ट को आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके वहां पे
इसको लिखना है और वहां पे एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को ढूंढना है, वहां पे मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही वहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वहां पे आप वीडियो कोर्स यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, तो आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज देना है, तो आप एग्जाम जॉब एक्सपर्ट को डाउनलोड कर लीजिए ऐप के माध्यम से। तो वहां पे आप इसको कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को। और साथ ही यहाँ पे आपको ई बुक अवेलेबल है यहाँ पे, और नोट बुक भी है, ठीक है। और डेली यहाँ पे प्रैक्टिस क्विज भी किए जा रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपने टाइम की बचत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्विज डेली कराए जाते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए, और एक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो जिसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ज्वाइन विद अस। तो आपको हमारे साथ किस किस माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्या करा है, देखिए यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके आपको क्या करना है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और हमारा यूट्यूब चैनल है, तो आप यहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस माध्यम से। वेबसाइट यहाँ पर है, और यहाँ पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है। टेलीग्राम चैनल को सभी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टाग्राम है, और यहाँ पे लिंकिंग है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।